जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज आप सभी को हम हेनरी का नियम बताएंगे। क्या हेनरी का नियम? भाई हेनरी का नियम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं भाई हेनरी के नियम। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी गैस के दाब P प्रेशर उसके द्रव में विलेयता S के समानुपाती होता है। अब क्या भाई, अब देखिए इसकी ये परिभाषा है, हेनरी का ये परिभाषा है। क्या है भाई? इस नियम के अनुसार, जो हमारा नियम है, इस नियम के अनुसार जो हमारा कोई गैस होगा, गैस में कोई भी गैस हो सकता है, उसके दाब P उसके द्रव के विलेयता S के समानुपाती होता है। क्या होता है? उसके विलेयता के समानुपाती होता है। जो हमारा प्रेशर होता है वह, अब देखिए यहाँ पर जो है S नहीं, यहाँ पर हम X लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये भी बताएंगे। क्योंकि देखिए जो हमारा P है, अब देखिए पहले इसको देखिए, इस चिन्ह को, समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम बराबर लगाएंगे। उसके साथ जब इसका चिन्ह हटाएंगे ना भाई, तो हम एक क्या बताएंगे, स्थिरांक। क्या नोट करेंगे? स्थिरांक। स्थिरांक में कौन है? के एच। अब के एच का स्थिरांक, इसका भी नाम बताएंगे। उसके बाद हमारा क्या है? एक्स। तो देखिए ये हमारा दाव है, पहले ही जानते हैं आप। ये हमारा क्या है? मोल प्रभाज। यहाँ से हमारा इसका क्या नाम है? मोल प्रभाज एक्स का। और ए जो के एच है, ये हमारा हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक है, ये हमारा हेनरी स्थिरांक है। के तो हमारा स्थिरांक होता है, एच लगा दिया तो हेनरी का स्थिरांक हो गया। तो क्या बोल रहा है भाई? इस नियम के अनुसार किसी गैस के दाब P पर उसके द्रव में विलेयता S के समानुपाती, मतलब S की जगह क्या लिखते हैं? X मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। A इसके समानुपाती होता है। जहां इस नियम का पालन होगा वहां पर हेनरी चलेगा भाई। हाँ, हेनरी का नियम लागू हो गया। इसका जहां पालन हुआ इसका, वहां पर हेनरी का नियम लगेगा। अब देखिए हेनरी का नियम कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो देखिए कोल्ड ड्रिंक बनना होता है, और जो हमारे गोताखोर भाई होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं समुद्र पर, इसमें भी लागू होता है इस नियम का। उसके बाद जो एनोक्सिया का मामला होता है, एनोक्सिया क्या होता है? जैसे जो लोग पहाड़ पर, जहाँ पहाड़ी इलाका है वो सब चढ़ते हैं ना पहाड़ पर, तो वहां पर जो चढ़ते हैं आदमी या व्यक्ति जो चढ़ता है, उसको भी एनोक्सिया का मामला इस नियम से पता चलता है। हाँ भाई, इस नियम का वहां पर भी लागू होता है हेनरी का। तो सबसे नंबर 1 पे क्या है? पहला हम बता दें, कोल्ड ड्रिंक का बनना। अब देखिए कोल्ड ड्रिंक कहाँ कहाँ कैसे बनेगी, कैसे पूरा सिखा देंगे। आप कोल्ड ड्रिंक घर भी बना सकते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक। तो देखिए कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए पहले हम लिख दें परिभाषा। जब CO2 गैस को अधिक दाब, जब CO2 गैस को अधिक दाब से क्या किया जाता है? कोल्ड ड्रिंक में डाला जाता है, तो वह आसानी से घुल जाता है। क्या होता है? आसानी से घुल जाता है। क्या है? जब CO2 गैस को अधिक दाब से डाला जाता है तो आसानी से घुल जाता है। अब क्यों डाला जाता है? अब भाई कोई तो ये सोच रहा है भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा CO2 गैस है, इसको हम कैसे हम कोल्ड ड्रिंक में डालें,
कैसे उसको हम उसमें मिलाएं, कैसे मिल सकता है, अब ये सोचना है। तो देखिए ये सोचने वाली बात कोई नहीं है। आप अगर कोल्ड ड्रिंक, जिसे हम गांव में ठंडा बोलते भाई देहाती भाषा में, ठंडा लेकर आए घर, अब ठंडा लेकर आए तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो उसको, उस बोतल को आप इस प्रकार, देखिए एक पानी भर के लाया हूं मैं, इस प्रकार जब दबाएंगे तो आसानी से दबेगा। देखिए जैसे दब रहा है, आसानी से दब रहा है इधर। अगर उसी को आप क्या करेंगे, फ्रीज फ्रिज में रख देंगे तो ये आसानी से दबेगा नहीं। तो कहना क्या चाह रहा है कोल्ड ड्रिंक, कि अगर मुझे ठंडी जगह रखोगे तो मैं आराम से घुल जाऊंगा। मतलब अगर गैस जो है दरों में मिलाना है या दरों को गैस में मिलाना है तो उसको ठंडी जगह पर रखिए, वह आसानी से उसमें घुल जाएगा। कोई भी दरा हो, कोई भी गैस हो, अगर किसी गैस और दरों को आपस में मिश्रण करना है तो उसको ठंडी जगह पर रखिए, या नॉर्मल जगह मत रखिए। जैसे यहाँ पर गर्मी लग रही है, इधर पसीना निकल रहा है, भाई ऐसी जगह मत रखिए। ऐसी जगह रखेंगे तो कभी भी गैस नहीं घुलेगी द्रव में। द्रव में घोलना है, क्या करना है भाई, कि आपको द्रव में घोलना है तो दोनों को एक करके फ्रिज में रख देना भाई, घुल जाएगी। और देखिए जो कोल्ड ड्रिंक बनता है, कोल्ड ड्रिंक बनता है कैसे बनता है कोल्ड ड्रिंक, अब देखिए क्या करते हैं कि, तो देखिए अब जैसे कि हमने इस बोतल के लिया, अब इसका हमें कोल्ड ड्रिंक बनाना है, तो हम कोल्ड ड्रिंक कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए बोतल है, इसमें हम जिस चीज का, जिस कंपनी का है उसका फ्लेवर डाल दिया गया। फ्लेवर डालने के बाद इसमें चीनी मिला दी गई, चीनी मिला दी गई। अब इसमें गैस डाला गया, कैसे डाला गया, आप जानते हो गैस भर दिया जाता है, फिर प्रेशर लगता है। इसमें प्रेशर कैसे बनता है, फ्रिज से ठंडा होने की वजह से प्रेशर बढ़ता है, इसमें घुलता है। तो इसमें प्रेशर डाला जाएगा, आराम से उस फ्लेवर में चीनी मिला रहेगा, थोड़ा मीठा लगेगा भाई, स्वाद हो जाएगा उसका। और डालने पर मिश्रण हो जाएगा द्रव और गैस का। जानते ही है जो ठंडे सामान होते हैं कैसे इसी प्रकार बनते हैं। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक बनाना चाहते हैं तो फ्लेवर डालिए जिस चीज का, आम मैंगो का कोई भी, उसके बाद इसमें थोड़ा चीनी डाल दीजिए और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल देंगे। फिर उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे, आप अपने आप घुल जाएगी। आपको यहाँ नहीं पंप मारना है कि हम ऐसे पंप मार के इसको खोलें, नहीं करना है। प्रेशर क्या, प्रेशर पी, लेकिन किसमें, फ्रिज से। नॉर्मल जगह नहीं रखेंगे, नॉर्मल जगह रखेंगे तो नहीं पड़ेगा, नहीं घुलेगा कभी भी। तो ये है कोल्ड ड्रिंक का बनना, बस इतना ही कोल्ड ड्रिंक बनता है। जब कोल्ड ड्रिंक बनता है तो विलेयता भी हो जाती है। जब प्रेशर लगता है, जब दबाव पड़ेगा, प्रेशर लगेगा तो विलेयता भी हो जाएगी भाई, विलेयता भी हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है, दाब बढ़ेगा विलेयता होगी। हाँ भाई दाब बढ़ा रहे हैं तो विलेयता हो रही है, हो रही ना भाई। बस यही है कोल्ड ड्रिंक का बनना। तो अब आगे चलें। नंबर 2, गोताखोर। गोताखोर क्या, हाँ O2 होता है ना सिलेंडर, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर। गोताखोर के O2 सिलेंडर। O2 क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर। अब क्या है, पहले इसको लिख लें तब उसके बाद आपको समझाते हैं। पहले गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर, पहले गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता था, N2 नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस भरा जाता था, जो जल के अंदर जाने पर अधिक, जब पहले गोताखोर O2 सिलेंडर में N2 ऑक्सीजन गैस भरा जाता था, जो जल में अंदर, जल के अंदर जाने पर अधिक दाब के कारण, दाब के कारण, अधिक दाब के कारण जो होता है, गोताखोर या व्यक्ति लिख लेते, गोताखोर
अधिक दाब के कारण घुल जाता था, जो जल से बाहर आने पर। देखिए क्या बोल रहा है, पहला गोताखोर जो होता था O2 सिलेंडर ले जाता था। क्या लेकर जाता था? O2 सिलेंडर, जिसमें नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस भरी जाती थी। जल के अंदर अधिक दाब के कारण दोनों गैस गोताखोर के क्या कहते रक्त में घुल जाती थी, गोताखोर के रक्त में घुल जाती, जो जल के बाहर आने पर, जो जल के बाहर आने पर कम दाब के कारण, कम दाब के कारण क्या क्या करती थी? कम दाब के कारण बाहर निकलती थी, कम दाब के कारण बाहर निकलती थी, वह अधिक नुकसान पहुंचाती थी। क्या करती थी? वह अधिक नुकसान चाहती थी। देखिए अब तक तो हमने लिखा, अब हम इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। देखिए पहले जो गोताखोर होते थे उनकी सिलेंडर में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस भरा जाता था, जो अंदर जाने पर अधिक दाब के कारण गोताखोर के रक्त में या दोनों गोताखोर के रक्त में घुल जाती थी, जो जल से बाहर आने पर कम दाब के कारण बाहर निकलती थी और वह अधिक नुकसान पहुंचाती थी। अब देखिए क्या था, हम ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन हम केवल ऑक्सीजन को नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर हम केवल ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो हमारे जो अंदर के छोटे छोटे पार्ट हैं वो जल जाएंगे, जलन होने लगेगा, नहीं ले सकते। उसके साथ हमारा नाइट्रोजन भी जाता था। अब नाइट्रोजन जाता था तो दोनों अंदर जाकर क्या करते थे? रक्त में घुल जाते थे। रक्त में घुलने के बाद क्या चल रहा है भाई? आपस में घुल गए, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब घुल तो रहा है, लेकिन जब गोताखोर बाहर निकलता था समुद्र से बाहर, तो प्रेशर जो था, जिसे हम अधिक दाब कहते हैं, दाब कम होने लगता था। तो दाब कम होने के कारण आदमी का ब्रेन हेमरेज, मतलब नस में खून जमना या नस फट जाना जिसे कहते हैं, या लकवा बोलते हैं कहीं कहीं, तो लकवा मार दिया भाई कि इधर का लकवा मार दिया, इधर का काम नहीं कर रहा है, या इधर का लकवा मार गया, इधर काम नहीं कर रहा है, हाथ टेढ़ होना, सब कुछ भी हो जाता था। इतना तेज वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस निकलती थी, शरीर से बाहर निकलती थी कि आदमी का नुकसान होना तय था, कुछ ना कुछ। तो अब हमारे भाई केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग, अब के इसका तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, नहीं थे कोई जाएगा नहीं, गोताखोर बनेगा ही नहीं भाई, कौन जाएगा अपना जान गंवाने। तो हमारे क्या किए, कुछ भैया जो थे निकले भाई, महान व्यक्ति, कि हाँ भैया इसको तो करना ही पड़ेगा सोल्यूशन, नहीं तो क्या होगा। अब देखिए एक बात बता दे, अब आप देख रहे होंगे कि हम इसको काहे नहीं मिटाए। तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, उसी दाब का ही बात चल रहा है जो हमने यहाँ पर बताया। प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन बराबर ले रहे थे अंदर, लेकिन वही प्रेशर कम हुआ बाहर आते ही जल वाला, तो क्या हुआ, कम हुआ। तो हेनरी का नियम लग रहा है ना भाई, हर जगह लग रहा है, हर जगह लग रहा है। देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग जानते हैं, हमारे जो विज्ञान वो हमारे जीवन में चल रहा है, लेकिन हम उसके बारे में पढ़े नहीं है, उसके बारे में जानते नहीं है, उसके बारे में पढ़े नहीं है, उसके बारे में जानते नहीं है, और सब चीज करते हैं। विज्ञान का नियम हर जगह लागू है भाई, हर चीज पर विज्ञान है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है कि इसकी यहाँ पर कौन बताया है, किसने बताया, किसका नियम है ये। और हम जीवन में, दैनिक जीवन हमारा है जो चल रहा है, विज्ञानी पर चल रहा है हर चीज। अब समुद्र में जब जाते हैं सब लोग नहाने, सब जानते हैं हर एक चीज हो रहा है। तो देखिए अब इसका सोल्यूशन जब निकाले तो लिखेंगे अब N2 की मात्रा कम करके, N2 की मात्रा कम करके किसकी मात्रा बढ़ाएं, किसी की नहीं, एक और गैस ला दे जो इसे हीलियम कहते हैं, हीलियम का प्रयोग किया गया। अब देखिए
जो हीलियम था, अब 3 गैस होने के बाद मतलब हीलियम गैस उसमें जाने की वजह से अब गोताखोर भाई आराम से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। लेकिन देखिए जो लगभग डाला जाता है N2 जब डाला गया प्लस O2 डाला गया प्लस He हीलियम डाला गया, तो हमारा N2 55 अगर परसेंट डाल जा रहा है तो हमारा A 33% डाल जा रहा है और ये हमारा 11। इतना डाला जाएगा एक ऑक्सीजन सिलेंडर में तो हमारे किसी भी गोताखोर भाई को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसानी से निकल जाएगा बाहर, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब तो हो गया। एक और था एनोक्सिया का मामला। एनोक्सिया का मामला क्या है भाई, चलिए इसको भी बता देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। अब सोच रहे हो कि ये भाई क्या चल रहा है भाई, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसमें सोच रहे हो कि ये कहाँ पूछेगा क्वेश्चन, एक बात बता दो, ये मैं सोचना कि फालतू चीज पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिलेंडर वाला बताया ना भाई, ये पूछ सकता है कि कौन गैस कितना डाला जाता है या कौन कौन गैस सिलेंडर में डाला जाता है, कि जो गोताखोर के सिलेंडर में कौन कौन गैस डाला जाता है। अगर पूछ नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, तो जो पढ़ाया जा रहा है वो एकदम मतलब समझ लो कि फालतू की चीज नहीं है उसमें कोई। आपको कॉम्पिटिशन नीट में ही पूछ सकता है कि हाँ भाई हो, तो भाई अब पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे। हाँ पहले पढ़िए, पढ़ते वक्त ये मत सोचिए कि ये हमारी जानकारी हमारे मतलब फायदे की नहीं है। पढ़ाई ऐसी चीज है जिसे आप पढ़ेंगे वो आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर कराएगी, एक नहीं आपको हानि पहुंचाएगी नहीं। तो चले एनोक्सिया का मामला तीसरा जो है, मामला इसका मामला क्या चल रहा है भाई, कहाँ है इसका मामला, गड़बड़ है। तो इसको रुकिए लिखते हैं 2 मिनट। अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अधिक ऊंचाई पर जाने पर O2 का दाब कम हो जाता है। क्या होता है, अधिक ऊंचाई जाने पर O2 का दाब कम हो जाता है, जिसके कारण O2 ऑक्सीजन जो है O2 रक्त में आसानी से नहीं घुलता है, जिसके कारण O2 ऑक्सीजन आसानी से नहीं घुलता है। तो नहीं घुलेगा तो क्या होगा भाई, जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जाएगा क्या होगा बताइए। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हम सीधी सी बात है भाई क्या होगा, ओसी चक्कर मृत्यु आदि कुछ भी हो सकता है भाई, ऑक्सीजन नहीं हमारे शरीर में। ये टैंक हमारे हैं और इसी स्थिति को एनोक्सिया कहा जाता है। तो क्या भाई, अब चलिए इसको समझते हैं। अब हमारी यूपी राजस्थान बिहार यार सब भैया हमारा कहा है कि खितबा एक ही जैसा है, दौड़ते चलो कोई भी दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन का लेवल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं अब चले जाए पर्वत वाले क्षेत्र में, जहाँ जहाँ पर्वत है तो वहां पर क्या करते हैं भाई, सब चढ़ते हैं ऊपर। कुछ लोग का शौक होता है, कुछ मजे के लिए जाते हैं कि कुछ देखने जाते हैं कि भाई कैसा लगता है। लेकिन वही अधिक ऊंचाई पर जाने पर, जब हम अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं तो जो है O2 कम का दाब कम हो जाता है, O2 का दाब कम हो जाता है, जिसके कारण O2 रक्त में अब आसानी से नहीं घुलता, वह बेहोशी चक्कर मृत्यु भी हो जाती है कई लोगों का, या ऊपर से गिर जाते हैं सब पहाड़ पर से अगर सेफ्टी के साथ नहीं गए तो एनोक्सिया बस यही है। और सब हेनरी का नियम है भाई, इसमें लग रहा है दाब बढ़ेगा
तो भाई व्यक्ति जीवित रहेगा, और दाब कम हुआ भाई उसका काम खत्म। ऊपर जा रहा तो एकदम ऊपर चला जाएगा। तो भाई यही है नोक्सिया। बस चले आगे। अब क्या चल रहा है, विलयन की साधनता। विलयन की सांद्रता, सांद्रता। अब भी बताइए विलयन की सांद्रता क्या होता है, सांद्रता के बारे में कुछ आप पढ़ा है? अरे भाई पढ़े होगे, जानते होगे, नहीं लिख दे पहले। किसी विलयन में विलय ए तथा विलायक बी के मात्रा को। अब क्या बोला है, किसी विलयन में विलय ए तथा विलायक बी के मात्रा को प्रदर्शित क्या करता है, प्रदर्शित करता है। विलयन की सांद्रता क्या है, किसी विलयन में विलय ए तथा विलायक बी प्रदर्शित करता है। इसको हम एक बार और लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करें। किसी विलयन में विलय ए तथा विलायक बी की मात्रा को प्रदर्शित क्या करता है, प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग। अब सोच लो भाई थोड़ा सा बढ़ा देने पे क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा देने भाई इसका सेंटेंस जो है बढ़िया बढ़ जा रहा है। कि देखिए किसी विलयन में विलय ए तथा विलायक बी की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है। बस हो गया भाई। अब देखिए एक लाइन थोड़ा सा और बढ़ाने पर इसका सेंटेंस बढ़िया बैठ गया, बस और कुछ नहीं है। अब आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। नहीं तो हम खाली प्रदर्शित करता है लिख दिए थे, तो अब क्या कर रहे हैं, क्या प्रदर्शित कर रहा है, सोचे पढ़ रहे हैं ना भाई। तो सोचना नहीं है किसी चीज का, पूरा सोल्यूशन देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा क्या, लेकिन बढ़िया से पढ़ाएंगे भाई, आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए किसी विलयन में विलय ए जो है तथा विलायक बी, विलय को हमने ए मान लिया तथा विलायक को बी मान लिया, के मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए, इनकी मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाएगा उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, हमारा एक बीकर हो गया, इसमें हमें डाला गया है द्रव, जिसे हम बी कहेंगे, जो बड़ा जिसकी मात्रा जाता है उसे विलयक कहते हैं। और जिसका काम होता है, जैसे हमारा यहाँ पर कोई ठोस पदार्थ है जिसे हम ए विलायक, तो इसको इसमें मिला देंगे, जो हमें मात्रा प्राप्त होगी निकाल लेंगे मान, जो मात्रा प्राप्त होगी उसी को हम क्या कहेंगे, विलयन की सांद्रता कहेंगे। बस इतना है, मस्ती से पढ़ते चलिए, कोई भी मतलब ये नहीं कि अरे भाई याद सर्विस कुछ नहीं, मस्ती से चलते रहिए। अब देखिए इनकी मात्रा ज्ञात करने के लिए कई हैं। अब कौन कौन है, कई निकट हो, मतलब कि क्या बोलते हैं, इनकी सांद्रता व्यक्त करना। नंबर 1 भार प्रतिशत, नंबर 2 देखिए नंबर 1 भार प्रतिशतता चल रहा है, नंबर 2 आयतन प्रतिशतता, आयतन नंबर 3 पाठ
पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। नंबर 4 मोल प्रभाज, कहाँ गया भाई, मोल प्रभाज। नंबर 5 मोल प्रभाज क्या हुआ, बार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, पार्ट्स ऑफ मिलियन, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हो गया। एक हमारा है मोलरता है। नंबर 6 पर मोलरता। कोई छूट रहा है क्या हमारा, क्या चल रहा है, चलिए मोलरता हुआ है, मोलरता हुआ है। थोड़ा एक ही जैसा नाम है ना, तो ये आगे पीछे हो दिक्कत हो जाती है। मोललता, मोलरता और इस पर नॉर्मलता है भाई। अब बताइए, एक ही जैसा नाम होने की वजह से उसी में सोचना पड़ जाता है कोई छूट रहा है कि नहीं, देखना पड़ जाता है कोई छोड़ रहा है कि नहीं भाई, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, आपको कोई छोड़ दें। तो ये हमारे हैं प्रदर्शित करने के लिए, आप सबको प्रदर्शित करना है, कैसे किया जाएगा डिटेल में समझेंगे। तो नंबर 1 पर है हमारा भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता को कैसे लिखे थे भाई, अगर बात करें तो थोड़ा पानी पी लेते तब आगे चले। थोड़ा पानी पी ले भाई। नंबर 1 भार प्रतिशतता। देखिए, तो भार प्रतिशतता को अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या होता है इसका सोच। तो भार प्रतिशतता बराबर हमारा होता है विलेय का मात्रा बटे में विलयन का मात्रा गुणे 100। अब देखिए, विलेय की मात्रा बटे विलयन का मात्रा गुणे 100। अब दिया है हमारा 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 160 ग्राम जल में घोलने पर भार प्रतिशतता निकालिए। प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब हमें दिया क्या है 40 ग्राम। तो और एक बात बता दे, जो सबसे कम दिया रहेगा वही हमारा विलेयता, जो विलेय होगा। विलेय कौन होगा, इसमें क्वेश्चन में सबसे कम देने वाला हमारा विलेय होता है। विलेयता बोल बार विलेय क्या होगा 40 ग्राम। कैसे होगा, जल ज्यादा है और ये वाला कम है। आपने पढ़ा होगा, हमारी पहली वीडियो देखा होगा, तो विलेय जो हमारा कम होता है विलयन कह रहे, इसमें हम लिखे हैं या विलेयता बोलते हैं जो हमारा अधिक होता है। तो देखिए, हमारा अगर विलेय की बात करेंगे तो विलेय हमारा कितना हो गया, या हम इसको डायरेक्ट पहले लिखते हैं ना भाई, ऊपर विलेय की मात्रा, तो ऊपर क्या 40 और बटे भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता विलेय का मात्रा, विलेय हमारा कितना है 40 ग्राम, और वैसे विलयन का मात्रा, विलय मतलब क्या होगा 160 प्लस 40 गुणे 100। क्यों, विलेय में हमारा क्या होता है, सॉरी विलयन में हमारा होता है विलेय प्लस विलायक या विलेयता जिसे बोलते हैं, कहीं कहीं विलेयता होता है। ये थोड़ा भाई चल रहे हैं। हाँ सही चला था। अब आगे में थोड़ा काम था, बुला रहा था कोई, सुन ले भाई। बात चल रहे हैं भाई, हाँ सही है। तो देखिए, हमारा जो चल रहा है विलयन में क्या आता है, विलेय प्लस विलायक। अब विलायक क्या होता है भाई,
तो नहीं पता तो पहली वीडियो देखो, अगर ये भी नहीं पता तो कुछ भी देखो भाई, मत पढ़ो। क्योंकि पहले वीडियो देखो, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, आप लाइन से देखते जाओगे, लाइन से क्लास लोगे तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। कि अगर ये मतलब नहीं कि नहीं हुआ है, कोई क्लियर नहीं हुआ, एक तरफ से आपका क्लियर हो जाएगा। क्या होगा? एक तरफ से। ये नहीं सोचो कि भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कि हमने ये पढ़ा, हम विलेयता पढ़ा दिए या भार प्रतिशतता पढ़ा दिए और आपका कॉन्सेप्ट वहीं रह गया। हाँ भाई कोई दिक्कत है भाई, ये विलेयता कहाँ से आया, सोच रहे कहाँ से आ गया? तो आपका जो है ना, पहले पिछली वीडियो देखिए, पहली वीडियो, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, क्लास एक तरफ से लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा होता चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक नहीं रहेगा कि अरे भाई मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ, चल ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो एक तरफ से वीडियो देखिए। तो आगे चले। हाँ, भार प्रतिशतता बराबर विलेय का मात्रा बटे विलयन का मात्रा। विलयन में क्या आता है? विलेय प्लस विलायक आता है। तो विलेय हमारा क्या है? 40, जिसे हम यहाँ पे लिखा है, और विलायक क्या हमारा 60। जो अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं, जो कम होता है उसे विलेय कहते हैं। चल रहा ना भाई? सही। देखिए अब इसको लिख लेते हैं जैसे कैसे भाई, इसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? 200 गुणे 100, तो 2 जीरो 2 ये कैंसिल हो गया। अब ये तक खत्म हो गया। अब इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। तो भार प्रतिशतता कितना निकला? 20%। ये बस हो गया भाई, कोई भी है बस इतना ही करना है। कितना निकला? और कोई दिक्कत नहीं। अब चले आगे। भार प्रतिशतता अगर आपको निकालना हो तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में 200 ग्राम जल में घोलने पर भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? 200 ग्राम विलयन में घोलने पर, विलयन में घोलने पर, तो देखिए आप क्या करेंगे। पहले भार प्रतिशतता बराबर 40, आपने पहले बताया कम वाला विलेय होता है, ज्यादा वाला विलायक होता है। तो 200 प्लस 40 गुणे 100, यही नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 अपान 200, 40 होगा गुणे 100 होगा। इससे इस कैंसिल कर देंगे और 2 के 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 जीरो 0, 5 8 40, सॉरी 4 5 5 20 हुआ, 200 बटे 12 है। इतने अगर सुनना चाहते इतना आंसर हो गया। सही है? सही है? नहीं सही है। अब सोच रहे हो कि मैंने क्यों लगा दिया भाई? अब मैं भी कह रहा हूँ कि नहीं सही है। इसलिए सही नहीं है कि आपने ट्यूशन पढ़ते हुए अगर ध्यान दिया होगा तो हमारा क्या चल रहा है? विलियन। अगर हमें यहाँ पर विलियन रहेगा तो हमें यहाँ पर 40 ऐड नहीं करना। मतलब जो हमने यहाँ पर 40 ऐड किया, 40 ऐड कभी मत करना है ऐसा पढ़कर कि हाँ इतना जल्दी पढ़ दिए क्वेश्चन, आप 40 ऐड करना है। यहाँ पर जो हमने 40 ऐड किया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप कभी ऐसा मत कीजिएगा कि सवाल पढ़ने में गलती कीजिए। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है क्षार हमारा है उसको 200 विलियन में घोलने पर, अब विलियन बोल दिया है, विलियन का मात्रा होता है। लेकिन अगर वही हमारा जल बोले या कोई पदार्थ बोले, कोई भी द्रव बोले, तब जाकर आपको विलेय तथा विलायक को ऐड करना है। लेकिन वहीं पर अगर विलियन बोल दे रहा है तो आपको कोई भी चीजें ऐड नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है। तो अब इतना करेंगे तो हमारा 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 40 बटे में 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो भी हमारा आ जाएगा 20%। अब देखिए इतना हम क्यों किए, डायरेक्ट जल्दी हाँ सवाल कर दिए। ऐसा ही होता है अक्सर हमारे साथ। हम पढ़ने में थोड़ा सा पढ़े बस, हाँ वही पहले वाला है लगा दिए टिक। तो ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपको परेशानी हो। ऐसा कभी मत कीजिएगा भाई जिससे आपको परेशानी हो। पूरा क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा क्या, लेकिन पूरा। तो चले अब आगे। तो ये हमारा भार प्रतिशत हुआ। तो जय हिंद। आज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही आज काफी है, आगे पूरा प्रतिशतता की जितनी भी मात्राएं, जितने भी पूरा क्लास में पूरा डिटेल मिलेगा। तो जय हिंद। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिए।